नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 72 करेंगे और जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहां पे सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ओके, तो यहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब सवाल करते हैं। देखिए, का सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 39 है। 4 दिन का औसत 39 है, तो 4 दिन का टोटल हो जाएगा 4 गुना 39। आगे का पूरे सप्ताह यानी कि 7 दिन का औसत 40 है, तो 7 दिन का टोटल तापमान 7 गुना 40। ओके, का अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान क्या होगा? तो 7 दिन के टोटल तापमान में से 7 दिन का टोटल जो तापमान है इसमें से 4 दिन का टोटल तापमान घटा दीजिएगा, तो ये शेष 3 दिन का टोटल तापमान बचेगा। 3 दिन का टोटल तापमान इतना, तो औसत तापमान कितना? 3 से डिवाइड, तो ये आ गया एवरेज टेम्परेचर। अब देखिए 7 चौक 28 यानी 280, ये 4 गुना 39 है, तो 4 नमा 36, 4 तिया 12, 3 15, 280 में से 156 जाएगा, बचेगा कितना? 124 बट्टा 3। 3 से डिवाइड करिएगा तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 0.3 तिया 9, इस तरह से आते जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 41.3। चलिए आगे देखें। 6400 रुपए को 3 श्रमिक में 3/2 सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट है। ये 5 है, 3/5 का 6400 रुपए को 3 श्रमिकों में 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया है, तो दूसरे श्रमिक का हिस्सा। देखिए रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, तो पहले इसको इंटीजर में चेंज कर लीजिए। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना? 15 से गुना करिएगा, तो 5 तिया 3 तिया 9, 15 दूना 30, 3 पचे 25, तीनों के हिस्से का अनुपातिक मान अलग अलग आ गया। अब तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा कितना? तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा कितना? तो 5 और 9 14, 3 दो 5 1 6, तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा 64 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है 6400 रुपया। 1 यूनिट बराबर 100 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू पता कर गए, तो का दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना होगा? तो दूसरे श्रमिक का हिस्सा है 30 यूनिट। 1 बराबर 100, तो 30 बराबर कितना? 30 गुना 100 यानी 3000। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का क्लास में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 5:3 है। बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो दिया है 5:3। कहने का मतलब बॉयज का संख्या 5 यूनिट, गर्ल्स का संख्या है 3 यूनिट। यदि क्लास की कुल क्षमता यानी कि टोटल कैपेसिटी यानी कुल विद्यार्थी का संख्या दिया है 48, तो बॉयज का संख्या गर्ल्स और बॉयज है, तो गर्ल्स का संख्या 5 यूनिट और बॉयज का संख्या है 3 यूनिट, तो टोटल विद्यार्थी है 8 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है 48। 1 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट 6 है, तो गर्ल्स का संख्या कितना? 6 पचे 30 और बॉयज का संख्या 6 तिरिक 18। ऐसे बॉयज निकालने का जरूरत है नहीं, फिर भी निकाल लिए ऐसे ही। आगे कहा कि यदि 16.67% लड़कियां अनुपस्थित है। देखें पहले तो इस डेसिमल वाला वैल्यू जो दिया है परसेंट में, इसको पहले समझना पड़ेगा। देखिए जैसे 33.1/3% को कई जगह आपको लिखा मिलेगा 33.33, ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाता है ये, तो इतना लिखा मिलेगा 33.33%। 66 सही 2/3% को लिखा होगा 66.66, इनफाइनाइट तक ये वैल्यू आता है आगे। तो यहाँ तक इसको डेसिमल के बाद 2 अंकों तक लिखा मिल जाएगा पेपर में 66.66%। तो कई लोग, जिन लोगों को पता नहीं होता, वो अब इसको फ्रैक्शन बना के सॉल्व करने लग जाते हैं। 66
डेसिमल हटाएंगे तो 6666 बट्टा 20% हटाएंगे 20। तो यार ऐसे अगर सॉल्व करने लग जाइएगा तब तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालने से रह गए। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये चीजें पता होना चाहिए कि ये 66.66 है, यानी कि 66.2/3 है। कहीं लिखा रहेगा 16.666, ऐसे इनफाइनाइट तक आता है, तो इसको डेसिमल के बाद 2 अंकों तक लिख देगा 66.67%, जैसे अपने वाले इस सवाल में लिखा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये 16.67% है, यानी कि ये 16.2/3% दिया हुआ है। 16.67% यानी कि 16 सही 2/3% है, और इसका फ्रैक्शन होता है कितना, 16×3 = 48, 2 × 50, 50 दूना 100 यानी कि 1/6। तो कहा सवाल में कि इतने परसेंट लड़कियां अनुपस्थित थी, तो उपस्थित लड़कियों का संख्या ज्ञात करें। देखिए टोटल गर्ल्स का संख्या है 30 यूनिट, टोटल गर्ल्स का संख्या है 30, जिनमें से 1/6 अब्सेंट है, 1/6 अब्सेंट है, तो प्रेजेंट होगी कितना, 5/6, 1/6 अनुपस्थित है, यानी 6 में से 1 अनुपस्थित है, तो उपस्थित होगी कितना, 5/6। काम खत्म हो गया, 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25, यानी कि कितने लड़कियां उपस्थित है, 25। आगे का, एक पात्र में शुद्ध दूध को 10% पानी से बदला जाता है। शुद्ध दूध को 10% पानी से बदला गया, कहने का मतलब ये हुआ कि आपने दूध को पानी से एक्सचेंज कर दिया, यानी कि 10% दूध निकाले और उतना ही पानी मिला दिए। 10% दूध निकाले और 10% ही पानी मिला दिए। का यह प्रक्रिया 3 बार किया गया, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में बचे दूध का मात्रा क्या होगा। तो जरा आप सोचिए, 10% अगर दूध को आपने चेंज किया है, यानी 10% दूध निकाले हैं, तो 10% का फ्रैक्शन कितना, 1/10, यानी कि मिल्क का मात्रा है 10 यूनिट, जिसमें से 1 यूनिट आपने निकाल लिया, 10 में से 1 निकाल लिया, तो रिमेनिंग बचा कितना, 9/10। शेष दूध बचा है इतना, एक प्रक्रिया करने के बाद शेष दूध बचा है इतना, तो 3 प्रक्रिया के बाद शेष दूध कितना, तो 3 बार गुना कर दीजिए। अब आपको परसेंट में रिजल्ट मांगा, तो 100 से गुना करना नहीं भूलिएगा। अब 10 10 100 से 100 कैंसिल हो गया, 9 × 9 × 9 729, बट्टा वाला 10 हटाइएगा तो डेसिमल 1 अंकों से पहले, यानी कि 72.9% अब दूध बच रहा है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु, ध्यान रखिएगा 3 वर्ष पहले 5 लोगों का औसत एज दिया है 17 साल। 3 साल पहले 5 सदस्यों का औसत है 17, तो 5 सदस्य का टोटल एज कितना होगा, 17 × 5 = 50। ये 3 साल पहले 5 लोगों का टोटल एज है इतना। यार प्रेजेंट में कितना, तो आप बोलेंगे कि सर 3 साल पहले अगर इन पांचों का टोटल एज 85 था, अगर प्रेजेंट में लाइएगा तो पांचों सदस्य का ना 3-3 साल बढ़ाना पड़ेगा, पांचों का 3-3, यानी कि 5 × 15 ऐड करिएगा, तो ये 5 लोग का परसेंटेज आ गया कितना, 100 साल। अब आगे सवाल में कहा कि एक शिशु के पैदा होने के पश्चात उस परिवार की औसत आयु आज वही है, आज यानी कि प्रेजेंट में, का प्रेजेंट में औसत आयु वही है। पहले से गौर करिएगा जरा, पहले से थे 5 सदस्य, एक बच्चा पैदा ले लिया, तो अब फैमिली में टोटल कितने सदस्य हो गए, 6 सदस्य हो गए। ये पहले से थे 5 सदस्य, अब एक बच्चा पैदा लिया, अब टोटल 6 सदस्य हो गए। का इन 6 लोगों का आज भी औसत आयु उतना ही है, तो यार 6 लोगों का औसत एज 17 साल, तो 6 लोगों का टोटल एज कितना, 17 × 2 = 102। अब बताएं का शिशु का वर्तमान एज, तो 6 सदस्य के टोटल एज में से अगर 5 सदस्य का टोटल एज घटा दीजिएगा तो आ जाएगा बच्चे का एज 2 साल। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का राहुल और राकेश ने मिलकर बिजनेस शुरू किया तथा 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात में धन लगाया। राहुल है और एक राकेश है,
इन दोनों के कैपिटल यानी पूंजी का रेशियो दिया है 1/2 1/3, 1/2 1/3 क्रॉस करिएगा तो हो जाएगा पूंजी का रेशियो कितना 3:2, यानी कि राहुल का पूंजी है 3 यूनिट, राकेश का पूंजी है 2 यूनिट का। 4 माह बाद राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। व्यापार शुरू करने के 8 माह बाद 510 रुपए के लाभ में से राहुल का भाग ज्ञात करना। देखिए कहा 4 माह के बाद राहुल ने अपनी, पहली चीज तो इसने बोल रखा है साफ शब्दों में कि दोनों ने मिलकर, राहुल और राकेश दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। आगे कहा कि 4 महीने के बाद राहुल अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया। तो 4 महीने के बाद ना आधा पूंजी वापस ले लिया, 4 महीने तक तो पूरा पूंजी बिजनेस में इन्वेस्ट रहा ही होगा। तो 4 महीने में लाभ कितना मिला है, तो आप सबको पता है कि सर लाभ जो है ना ये पूंजी गुना समय होता है। लाभ क्या होता है, लाभ होता है पूंजी गुना समय, लाभ होता है पूंजी गुना समय। तो राहुल का पूंजी 4 महीने तक तो रहा बिजनेस में, राहुल का पूरा पूंजी 4 महीने तक रहा, तो 4 महीने में प्रॉफिट होगा कितना, तो पूंजी गुना समय। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा 4 महीने के बाद आधा पूंजी वापस ले लिया, यानी कि आधा पूंजी बिजनेस में अभी और लगा हुआ है। तो यार टोटल पूंजी 3 था, आधा निकाल लिया, तो बिजनेस में आधा पैसा अभी भी इन्वेस्ट है और ये आधा पूंजी जो है अगले 4 महीने तक बिजनेस में रहेगा। चूंकि ये व्यापार टोटल 8 महीने का है, तो 4 महीने तक तो पूरा पूंजी बिजनेस में लगा रहा और उसके बाद आधा पूंजी अगले 4 महीने तक रहा। तो 4 और 4 8 महीने में राहुल को टोटल प्रॉफिट होगा इतने का। अब आगे सवाल में कहा राकेश के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी राकेश शुरू से लेकर अंत तक बिजनेस में इन्वॉल्व रहा, यानी कि 8 महीने तक बिजनेस में रहा। तो राकेश का प्रॉफिट होगा राकेश का पूंजी गुना राकेश का समय। अब देखिए जरा इसको 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, अब ये 4 तिया 12, 3 दूना 6, 12 और 6 18, 8 दूना 16, 2 से काटिए 9 बार, 2 से काटिए 8 बार। राहुल और राकेश दोनों को मिलाकर टोटल पूंजी कितना है 17 यूनिट पर टोटल प्रॉफिट है 17 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है कितना 510, 17 यूनिट 510, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 30, 1 यूनिट 30 है। तो का राहुल का हिस्सा बताइए, राहुल का हिस्सा है 9 यूनिट, 1 बराबर 30, 9 बराबर कितना 9 तिया 27, 270, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसको कहा एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। टोटल ड्यूरेशन दिया है 100 दिन की, 100 दिन में सड़क कंप्लीट करना है। आगे कहा उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया, 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई है। तो यार सिंपल जैसे जैसे बोला लिखते चलिए। कहा 110 लोगों को काम पे लगाया, तो ये 110 लोग मिलकर 45 दिन में 110 लोग मिलकर 45 दिन में 1/4 भाग काम कर दिया। 110 लोग मिलकर 45 दिन में 1/4 भाग काम कर दिया, तो यानी बराबर शेष सड़क कहा समय पर पूरा करने के लिए कितने और लोगों को काम पे लगाया जाए। शेष 1/4 काम हो गया, तो शेष बचा 3/4 काम, और कहा इस शेष काम को समय पर पूरा करना है। टोटल 100 दिन का ड्यूरेशन है, जिसमें आपने 45 दिन तक काम करा लिया, तो शेष समय बच रहा है कितने दिन 55 दिन। और कहा शेष काम को समय पर पूरा करना है, यानी कि 55 दिन में पूरा करना है। इसके लिए कितने आदमियों को काम पे लगाना होगा। हमने मान लिया X आदमी को काम पे और लगा लिया, तो 110 आदमी पहले से था, X आदमी और लगा दिया, तो अब टोटल आदमी हो गया कितना 110 + X। ओके ना। अब देखे सिंपल कैलकुलेशन है, 4 से 4 कैंसिल, 55 से काटिएगा 2 बार में, 45 दूना 90, 90 गुना 3, 90 गुना 3 270 बराबर 110 + X। 110 इधर आके घट जाएगा, तो X बराबर 160, 160 ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाते हुए जाकर, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको 1-2 बार आप लोग कर लीजिएगा।
का एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाते हुए जाकर 14 घंटे में वापिस आता है। कहा यार 48 किलो, सवाल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़िए। देखिए कहा 48 किलोमीटर है दो स्थानों के बीच का फासला। का एक आदमी जो है यहाँ से यहाँ आया और इस स्थान से वापिस यहाँ पे आ गया। तो यार एक चीज बताइए, इस जाने और आने के दौरान एक चीज कॉमन रहा है कि जाने के दौरान जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वापिस लौटते समय भी उतना ही दूरी कवर किया, यानी कि दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। पहला लाइन क्लियर। अब सेकंड पे आइए। कहा वह पता लगाता है कि वह 4 किलोमीटर धारा के साथ उतने ही समय में जाता है जितना 3 किलोमीटर धारा के विपरीत। कहा कि उसने पाया कि जितने समय में 4 किलोमीटर धारा के साथ उतने ही समय में 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, यानी कि टाइम इक्वल है। का जितने समय में धारा के दिशा में 4 किलोमीटर गया उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर गया। तो अगर टाइम आप लोगों को पता होगा कि सर अगर टाइम इक्वल होता है ना, अगर टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है। अगर टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है। टाइम यदि इक्वल है, टाइम अगर इक्वल है तो डिस्टेंस का रेशियो है कितना, 4 और 3, तो रेशियो हो जाएगा 4:3। तो स्पीड का रेशियो भी हो जाएगा कितना, 4:3। 4:3 या 4/3 बात एक ही है ना। अगर टाइम इक्वल है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर टाइम इक्वल है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का हो जाएगा। तो यार सेकेंड डाटा से हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि डिस्टेंस का रेशियो अगर 4 और 3 है तो स्पीड का रेशियो भी 4 और 3 होगा। अब पहला डाटा में का 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पे गया और वहां से वापिस आ गया, यानी कि डिस्टेंस भी इक्वल है। और आपको पता है कि सर अगर डिस्टेंस इक्वल होगा ना तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होगा। स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स, स्पीड का रेशियो 4/3 तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3/4। कहने का मतलब धारा के दिशा में गया तो टाइम लगा 3 यूनिट, धारा के विपरीत गया तो टाइम लगा 4 यूनिट। दोनों को मिलाकर टोटल टाइम लगा है 7 यूनिट, पर एक्चुअल में दिया है 14 घंटा। 7 यूनिट 14 घंटा तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा, 1 यूनिट 2 घंटा तो 3 का वैल्यू 6 घंटा और 4 का वैल्यू 4 दूना 8 घंटा। अब मेन यहाँ से सवाल है, अब ज्यादा कुछ है नहीं। आप बताएं धारा के दिशा में गए तो चाल होगा बोट प्लस वाटर, लेकिन धारा के दिशा में 48 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा है कितना, 6 घंटा। तो 48 किलोमीटर दूरी 6 घंटा में, तो चाल क्या होगा, दूरी बट्टा समय, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत दिशा में वहां से लौटे हैं तो दूरी तो 48 से है ना, 48 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत डायरेक्शन में तय किए तो टाइम लगा कितना, 8 घंटा। तो चाल होगा दूरी बटा समय, यानी 8 × 48 6। कहा सवाल की धारा की गति, यानी कि वाटर का चाल निकालना है, वाटर का चाल निकालना है तो दोनों को घटाइए। 8 में से 6 गया 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो दोनों इक्वेशन को आप अगर घटा लेंगे तो b से b कट जाएगा, w + w 2w बराबर 8 में से 6 गया 2, तो w बराबर 2/2 यानी 1 आ जाएगा। ओके ना। बस आपको ये वाला चीज पता होना चाहिए कि टाइम अगर इक्वल है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस पहले धारा के दिशा में 4 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, तो यार टाइम इक्वल है, डिस्टेंस का रेशियो 4/3 है तो स्पीड का भी रेशियो 4/3 होगा। पहला लाइन में डिस्टेंस इक्वल है तो जो रेशियो स्पीड का होगा, स्पीड के रेशियो का इनवर्स रेशियो टाइम का हो जाएगा। ये दो चीजें, और टाइम एंड डिस्टेंस जब आप पढ़े होंगे तो ये दो चीज जरूर पढ़े होइएगा, तो ये आप लोगों को पता ही है इन चीजों के बारे में अच्छे से।
देखें का एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 18 खाट बेचा है। यार 18 खाट का विक्रय मूल्य दिया है 16,800 का। 18 खाट जो है उसने 16,800 रुपए में बेचाया। तो ये 18 खाट का विक्रय मूल्य दिया है कि 18 खाट 16,800 रुपए में बेचाया, यानी कि ये 18 खाट का सेलिंग प्राइस इसने दे दिया। आगे का 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो 1 खाट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए यार लाभ हुआ है तो आप सबको पता है कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप बताइए बेचा है कितना खाट, तो 18 खाट का विक्रय मूल्य 18 एसपी, ओके ना। 18 विक्रय मूल्य है 18 खाट का, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य लिए, बेचा है 18 खाट ना बेचाया, तो विक्रय मूल्य हो गया 18 वस्तु का। तो आप सबको पता है कि एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस तभी होगा जब क्वांटिटी सेम हो। कहने का मतलब जितने वस्तु का आप विक्रय मूल्य ले रहे हैं उतने ही वस्तु का आपको क्रय मूल्य भी लेना होगा। ऐसा सवाल में लिखा नहीं होगा, पर इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए कि सर अगर एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस चाहिए हमको तो क्वांटिटी सेम होना चाहिए। जितने वस्तु का विक्रय मूल्य ले रहे हैं उतने ही वस्तु का क्रय मूल्य भी लेना होगा। अगर विक्रय मूल्य 18 वस्तु का लिए तो क्रय मूल्य भी 18 वस्तु का लेना होगा। तो एसपी माइनस सीपी बराबर होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर, 3 सीपी के बराबर आपको प्रॉफिट हुआ है। अब देखें 18 सीपी इधर आके जुटेगा तो 18 3 21 सीपी बराबर 18 एसपी। और यार 18 वस्तु का तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस इसने दे ही दिया। 18 वस्तु का सेलिंग प्राइस है कितना, 16,800, तो इसके जगह 16,800। अब 21 से काटिएगा तो 8 बार में, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 800 रुपया। अच्छा सवाल था ये भी। देखिए का 2 पाइप एक टंकी को 5 घंटे और 3 घंटे में भर देगा। पहला पाइप जो है टैंक को 5 घंटे में भर देगा, दूसरा 3 घंटे में। तो 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 तिया 3, 3 पचे तो 5 का, जबकि तीसरा पाइप 7.5 घंटे में खाली करेगा। ओहो 3 पाइप है तो देखें फिर से सॉरी, पहला पाइप जो है 5 घंटे में भरेगा, दूसरा 3 घंटे में भरेगा और तीसरा 7.5 घंटे में खाली करेगा। पहले भी हम लोगों ने कई सवाल ऐसे किए हैं, ध्यान रखिएगा। हमने पहले भी बोला कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी में जब भी टाइम डेसिमल में देना तो सबसे पहले आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो 7.5 डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा, तो 75/10 यानी कि 15/2। ओके, तो अब इन सबों का एलसीएम लेंगे। 5 3 15 का एलसीएम कितना, 15। 5 तिया 3 भरने वाला है तो प्लस है, 3 पचे भरने वाला प्लस है, 15 एकम 2 एकम 2 खाली करने वाला है, इसके एफिशिएंसी को माइनस है। अब आगे सवाल में कहा कि जब टंकी का 1/10 भाग भरा हुआ है तब तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। का टंकी 1/10 भाग पहले ही से भरा हुआ है, 1/10 भरा हुआ है, तो आप बताइए खाली होगा कितना, 9/10 भाग। चूंकि 1/10 पहले ही से भरा है तो शेष खाली होगा कितना, 9/10। अब 5 दूना 10, 5 से 5 तिया 15, 9 तिया 27/2, 27/2 यानी कि 13.5 यूनिट अभी खाली है। ओके, अब का तीनों को एक साथ ओपन किए तो टैंक कितने समय में भरेगा। तीनों को एक साथ ओपन किए तो ए और बी 8 भरेगा, सी 2 खाली करेगा, ये दोनों 8 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, यानी कि हर घंटे 6 यूनिट पानी टैंक में जाएगा। तो का 13.5 यूनिट भरने में कितना समय, 1 घंटा में 6 यूनिट, तो 13.5 यूनिट कितना समय में, 13.5/6। अब डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में आ जाएगा कितना, 10। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 सते 35, अब 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 27, 9/4, 9/4 यानी 2.1/4 घंटा। अब यार आवर को मिनट में लाइएगा, यानी 2 आवर, 1/4 आवर को मिनट में लाइएगा तो 60 से गुना 15 चौक 60 यानी 2 आवर, 2 घंटा
15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक निश्चित धनराशि पर 12% के दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% के दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है तो वह धनराशि ज्ञात करना। सिंपल सवाल है। 12% के दर से 5/2 वर्ष में ब्याज मिलेगा कितना, तो ब्याज बराबर रेट गुना टाइम 2 छक 12 और 6 पचे 30% का 10% के दर से 7/2 वर्षों का ब्याज होगा कितना, तो रेट गुना टाइम 2 से काटिएगा 2 पचे 10 यानी 7 पचे 35%। और इन दोनों ब्याजों का जो डिफरेंस है, इन दोनों ब्याजों का डिफरेंस है 5%, पर एक्चुअल में डिफरेंस है कितने का, 50 का। तो 5% 50 का मूलधन यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है, तो 50/5 गुना 100, 5 से काटिए 10 बार, 100 गुना 10 1000 हो जाएगा। चलिए का 3 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 का औसत 6, अंतिम 2 का औसत 9, तो तीनों संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन से भी आप इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। पहले 2 का औसत 6 है तो 9 और 4 13, 6 है क्या औसत, 13/2 नहीं, यहाँ 8 4 12 औसत 6 हो जाएगा। आखिरी 2 का औसत 9 तो 12 और 8 20, ये नहीं होगा। 7 5 12 6, 12 7 19 खत्म, ये 6 6 12, 12 6 18 हो जाएगा ना। पहले 2 संख्या का एवरेज कितना, तो 12/2 यानी कि 6। आखिरी 2 संख्या का एवरेज कितना, 12 6 18/2 यानी कि 9, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से ही कर लेना, बेसिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 संख्या का औसत 8 है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, तीनों का योग 8 तिया 24 का पहले 2 का औसत यानी कि ए और बी का औसत 6 है तो 2 का योग कितना 12। आखिरी 2 का औसत, आखिरी 2 यानी बी और सी का औसत 9 है तो योग होगा कितना, 9 दूना 18। अब करना कुछ नहीं है, आपको a प्लस बी पता है तो तीनों के योग में से अगर ए बी सी के योग में से ए बी घटा दीजिएगा तो सी का वैल्यू आ जाएगा 24 में से 12 गया कितना 12। और अगर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को आप देखें तो तीनों के योग में से अगर बी और सी घटाइएगा तो ए आ जाएगा कितना, 24 में से 18 गया 6। ए का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है, तो तीनों के योग में से ए और सी को जोड़कर घटा दीजिएगा तो क्या बी नहीं आ जाएगा, यस आ जाएगा। ओके चलिए आगे। अब देखिए का 1 वर्ष पहले 2 बहन की आयु का अनुपात 1 वर्ष पहले 2 लोगों के एज का रेशियो है 2:3। आगे कहा उनकी वर्तमान आयु का योग। देखें रेशियो दिया है 1 साल पहले का, रेशियो 1 साल पहले का दिया और उम्रों का योग प्रेजेंट का दिया कि वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग है 12 साल। तो यार रेशियो 1 साल पहले दिया और उम्रों का योग प्रेजेंट का दिया तो 1 साल पहले इन दोनों के उम्रों का योग कितना था ये जानना पड़ेगा। अगर 1 साल पहले दोनों के उम्रों का योग कितना तो दोनों का ना 1-1 साल घटाइएगा, पहला का भी 1 घटाना होगा, दूसरा का भी 1 घटाना होगा, तो 1 और 1 कितना 2 घटाना पड़ेगा, तो 12 में से 2 गया कितना 10। यार ए का 1 साल पहले एज 2 यूनिट, बी का 3, दोनों के उम्रों का योग 5 पर एक्चुअल में है कितना 10। 5 बराबर 10 तो 1 बराबर 2, 1 2 तो उनकी वर्तमान आयु। ए का 1 साल पहले एज 4 था, प्रेजेंट में कितना 1 ऐड कर दीजिएगा 5 साल, 5 है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। देखें का एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकेंड में और 430 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को 23 सेकेंड में पार करती है। का किलोमीटर पर आवर में रेलगाड़ी की गति क्या है। इस सवाल में कुछ न्यूमेरिकल एरर है, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। पता नहीं देख लीजिएगा, पता नहीं इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्या एरर है, उसमें भी यही चीज लिखा हुआ है। चलिए कोई नहीं, ऐसे आसान सा ही सवाल है, बेसिक सा सवाल है, अगर एरर नहीं होता तो आप लोग भी खुद से कर ही लेते। चलें आगे बढ़ते हैं, हर इस पे टाइम खराब नहीं करना है। देखिए का एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। वृत्ताखंड भूखंड, वृत्ताकार भूखंड है तो यानी वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। पाई का वैल्यू आप सबको पता है सर 22/7।
इंटू आर। और कहा यार कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का भुजा ये तो वर्ग का परिमाप 4a, दोनों बराबर है। अब देखिए 2 दूना 4, 2 से काटिएगा 11 बार में, तो वेरिएबल को एक साइड ले आइए, तो r बट्टा a बराबर क्रॉस करिएगा तो 7 बट्टा 11, यानी कि वृत्त का रेडियस है 7 यूनिट और वर्ग का एक भुजा है 11 यूनिट का। इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 गुना 7, और वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर यानी 11 गुना 11, 7 से 7 कैंसिल, 11 से काटिएगा 2 बार में, तो 7 दूना 14 अनुपात 11, 14 अनुपात 11 ऑप्शन बी। ये तो काफी आसान सा सवाल है। 72 का 2 फैक्टर करिए तो 8 नमा 72, 8 नमा 72 प्लस प्लस है तो बड़ा वाला ए। देखिए का 19 भुज में विकर्णों की संख्या, तो किसी भी बहुभुज में विकर्णों का संख्या होता है n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2, n यानी कि नंबर ऑफ साइड है कितना 19, इंटू 19 में से 3 गया कितना 16 बट्टा 2, 2 से काटिएगा 8 बार, 8 नमा 72, 8 और 7 15, 152 ऑप्शन डी। देखिए ये अच्छा सवाल है। यहाँ a माइनस पी का वैल्यू दिया है, तो देखें यार ये एक इक्वेशन दिया है, तो पहले बाएं साइड वाला जो टर्म है इसको रेशनलाइज कीजिएगा, तो x से दोनों में बारी बारी गुना करिएगा, x से इसमें अगेन x से इसमें, तो x गुना x स्क्वायर माइनस XP। ओके, अब इस 2 से दोनों में बारी बारी गुना करिएगा तो माइनस 2x माइनस इंटू माइनस 2p बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ax प्लस 6, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से x कॉमन करिएगा तो अंदर बचेगा माइनस p माइनस का 2 और प्लस का 2p बराबर माइनस का ax और प्लस का 6। अब देखें यार एक इक्वेशन है और यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो सॉल्व कर नहीं पाइएगा, ओके ना, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर दोनों साइड कंपेयर करिएगा तो यहाँ x का कोफिशिएंट है माइनस a और यहाँ x का कोफिशिएंट है इतना, तो दोनों बराबर यानी कि माइनस p माइनस 2 बराबर माइनस का a हो जाएगा। अगेन बाएं साइड बचा 2p और दाएं साइड बचा है कितना 6, तो 2p बराबर 6, तो p बराबर कितना 3, p का वैल्यू पता कर गए तो p का वैल्यू यहाँ रखिएगा, तो माइनस 3 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर कितना 5, a का वैल्यू पता है p पता है, तो a माइनस p यानी कि 5 माइनस 3 कितना 2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ए का वेतन जो है बी के वेतन का 40%, तो बी का वेतन 100 तो ए का 40% यानी 40। रेशियो छोटा कर लीजिए, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 2 अनुपात 5। आगे का बी का वेतन सी के वेतन से 25% ज्यादा है, बी का वेतन सी से 25% ज्यादा है, 25% का फ्रैक्शन 1/4, बी का वेतन सी से ज्यादा है यानी सी का वेतन 4 है, तो बी का एक ज्यादा कितना होगा 5 होगा। अब यार यहाँ बी दोनों जगह इक्वल है, मतलब ये रेशियो बैलेंस है, तो ए बी और सी के वेतन का रेशियो 2:4 आ गया। कहा सी का वेतन ए से कितना ज्यादा है, सी का वेतन ए से कितना ज्यादा है, ए से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है ए से, परसेंट तो 100 से गुना यानी कि 100%, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक किसान 3500 रुपए में एक बकरी और एक भेड़ खरीदता है, एक बकरी और एक भेड़ का ये कंबाइंड रेट दिया है 3500 रुपया का, उसने भेड़ को 20% के लाभ और बकरी को 10% की हानि पर बेचा। अगर दोनों जानवरों को एक ही कीमत पर बेचा जाता है, सेम कीमत पर बेचा जाता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य जो है ये सेम है, दोनों जानवर का विक्रय मूल्य सेम है, तो का सस्ते जानवर का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए यार बकरी का कीमत मान लेते हैं बी और भेड़ का कीमत है बी, का बकरी का कॉस्ट प्राइस है बी और भेड़ का कॉस्ट प्राइस है बी, का
बकरी को, भेड़ को 20% लाभ पर बेचा, भेड़ को 20% लाभ पर बेचा यानी कि बेचा कितना में 120/100 में, बकरी को 10% हानि पर बेचा यानी बेचा कितना में 90/100 में, और दोनों का विक्रय मूल्य बोला सेम है। अब बट्टा में 100 से 100 कैंसिल, 3 चौक 12, 3 तिया 9, वेरिएबल को एक साइड लेकर आइए तो B/V बराबर 4/3 यानी कि बकरी का कॉस्ट प्राइस है 4 यूनिट और भेड़ का कॉस्ट प्राइस है 3 यूनिट, दोनों को मिलाकर टोटल कॉस्ट प्राइस 7 पर एक्चुअल में दिया है 3500, तो 1 यूनिट का वैल्यू 500, 1 यूनिट 500 है तो कहा सस्ते जानवर। तो यार भेड़ और बकरी में से सस्ता कौन है? भेड़ सस्ता है, भेड़ का कीमत 3 यूनिट, 1 बराबर 500 तो 3 बराबर 5 दिया 1500, ऑप्शन बी। देखिए दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4। तो यार इसको या तो CND लगा लीजिए, नहीं तो बेसिक आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सवाल को कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो भी सही है, नहीं तो CND लगा ले सिंपल। बाएं साइड अगर CND लगाइएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, बाएं साइड CND लगाए, दाएं साइड भी लगाइए तो जोड़कर ऊपर 5 4 9 और घटाकर नीचे तो 5 में से 4 गया 1। अब साइन बट्टा कॉस आप सबको पता है सर होता है tan, और tan थीटा का वैल्यू आ गया कितना 9, tan 9 है तो यहाँ बोला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी कि 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 82 बट्टा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80, कैंसिल कर लीजिएगा तो 41/40, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस सवाल में भी थोड़ा सा एरर है, लैंग्वेज गलत है, बाकी सब कुछ सही है। ऐसे आप करेंगे लैंग्वेज सही होता तो आपका कोई आंसर ये ऑप्शन बी आ जाता। यहाँ पे इस तरह का ये सवाल होना चाहिए था कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 और 7:3 है का इन दोनों मिश्रणों को 2:1 में मिलाकर नया मिश्रण बनाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये होना चाहिए था। तो ये लैंग्वेज गलत है, सॉरी यार, आज 2 सवाल में थोड़ा सा एरर हो गया। चलिए आगे देखिए, कहा A, B, C और D 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं, कहा A, B का LCM B है। समझिएगा अच्छा सवाल है, A और B का LCM B है। तो यार अगर इन दोनों नंबर का LCM B है, इसका मतलब ये हुआ कि B जो है A से बड़ा होगा, B A से बड़ा होगा, चूंकि A और B का ये 2 नंबर हैं और इनका LCM B है यानी कि B A से बड़ा होगा। जैसे 3 और 6 का LCM कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 6 होगा, यानी कि ये दूसरा संख्या जो है पहला से बड़ा होगा। आगे कहा B और C का LCM C है, B और C का LCM C है, इसका मतलब कि C जो होगा ये भी B से बड़ा होगा। और आगे का C और जैसे कोई नंबर B देखें कॉमन है तो दूसरा संख्या कॉमन है यानी कि C, और ये ले लेते हैं 12, तो 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ओके ना। तो ये 12 जो है ये 6 से क्या है बड़ा है, यानी कि ये C जो होगा B से बड़ा होगा। आगे का C और D का एलसीएम D है, C और D का एलसीएम D है, इसका मतलब D जो होगा ये भी C से क्या होगा बड़ा होगा, ओके ना। तो का A B C और D का एलसीएम, तो यार इन चारों का एलसीएम, इन चारों में सबसे बड़ा D है, यानी कि इन चारों का एलसीएम भी कितना हो जाएगा D हो जाएगा सिंपल। जैसे मान लीजिए कि 12 और अगला संख्या 24 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो यार पहला संख्या 3 है, दूसरा संख्या 6, तीसरा 12 और चौथा 24, तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, यानी सबसे बड़ा वाला नंबर, ओके ना। अच्छा सवाल था। इसको रेशनलाइज करना है तो बेसिक तो आप लोग कर ही लेंगे, सिंपल इसको करना क्या है देखें यार, यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शन का अंतर ऑलवेज 1 का रहेगा, हमेशा डिफरेंस जो है ये हमेशा डिफरेंस 1 का रहेगा। तो आंसर डायरेक्ट कर दीजिएगा, फ्रैक्शन के बाद जितना 9 है उसको ज्यों का त्यों लिखिए और फ्रैक्शन से पहले जितना 9 है उतना 0 लगा दीजिए, यानी कि 99,000, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी है। का घोल में कितना चीनी और डाला जाए, कितना चीनी डाला जाए, चीनी मिलाने की बात किया है तो वाटर कांस्टेंट रहेगा। तो 75 ग्राम के मिक्सचर में 30% चीनी है तो वाटर रहा होगा 70%। का इसमें कितना चीनी और डाले, हमने माना x ग्राम चीनी और डाले तो नया मिक्सचर बन गया 75 प्लस x, और इस नए मिक्सचर में का 70% चीनी है यानी कि 30% वाटर रहा होगा। अगर दोनों में वाटर है तो वाटर तो कांस्टेंट ही है ना, अगर आपने चीनी मिलाए हैं तो वाटर कांस्टेंट होगा। अब बराबर के दोनों साइड नीचे 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 3 से काटिएगा 25 तिया 75, 25 सत्ते 75 से बराबर 75 प्लस x, 75 इधर आके घटेगा तो x बराबर कितना 100 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा किसी वस्तु के सूची मूल्य पर p% और q% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकमात्र छूट। तो आप सबको ये चीज याद है, दो लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट होता है p प्लस क्यू माइनस p गुना q बटा 100, p प्लस क्यू माइनस p गुना q बटा 100। ऑप्शन नंबर सी। देखें का दिए गए चित्र यहाँ पे मिसिंग है, हम ऐसे फिगर बना दे रहे। देखिए फिगर ये था, थोड़ा मिसिंग हो गया था। देखिए यार कहा दिए गए चित्र में ABCMA 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का क्वाड्रेंट है। का ABCM जो है ये ABCM एक क्वाड्रेंट है। देखिए ये एक क्वाड्रेंट है ऐसा, जिसका रेडियस जो ऐसे ये सर्किल होगा कंप्लीट ऐसे। ओके, अब कहा यार क्वाड्रेंट है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, समझिएगा थोड़ा सा आराम से। अब कहा कि इस क्वाड्रेंट का रेडियस जो है, ये रेडियस आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ओके, कहा AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त ANC बनाया गया। कहा ये जो ANC है ये अपने पास एक अर्धवृत्त है। का AC को व्यास मानकर ANC एक अर्धवृत्त बनाया गया। AC को डायमीटर व्यास मानकर ANC एक अर्धवृत्त बनाए हैं। तो कहा छायांकित भाग का एरिया निकालना है। कैसे निकालिएगा देखिए जरा एक चीज गौर करिए, ये तो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कर्ण AC जो है अर्धवृत्त का व्यास है। तो यार आप इस कंप्लीट फिगर का एरिया अगर में ये कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया और ये अर्धवृत्त के एरिया में से अगर इस क्वाड्रेंट का एरिया घटा दीजिएगा तो क्या शेष छायांकित भाग का एरिया नहीं बच जाएगा? यस बच जाएगा। तो राइट एंगल का लंब भी 14 दिया, चूंकि क्वाड्रेंट का रेडियस 14 तो ये 14 तो ये भी 14। आप बताएं ये 14 14 तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 14√2। ओके, तो आप बताएं इस राइट एंगल का एरिया क्या होगा? तो हाफ बेस इंटू हाइट प्लस अर्धवृत्त का एरिया। अर्धवृत्त का अगर व्यास 14√2 है, व्यास 14√2 है तो रेडियस आधा हो जाएगा यानी 7√2 होगा। रेडियस 7√2 है तो अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी 7√2 का स्क्वायर अर्थात 7√2 गुना 7√2 अर्धवृत्त है बाई 2। ओके, ये अर्धवृत्त का एरिया हो गया। अब आप बताएं एक चीज बस समझते रहिएगा, जैसे यार ये कंप्लीट फिगर के एरिया में से यानी कि राइट एंगल और अर्धवृत्त कंप्लीट के एरिया में से अगर इस क्वाड्रेंट का एरिया घटा दीजिएगा, ये जो क्वाड्रेंट है इस क्वाड्रेंट का एरिया घटा दीजिएगा, ये क्वाड्रेंट है, ये जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया घटा दीजिएगा तो क्या ये शेष छायांकित भाग का एरिया नहीं बच जाएगा? आप बोलेंगे यस बच जाएगा। तो यार क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा आपको पता है, ऐसा थीटा यानी कि 90/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि 14 का स्क्वायर 14 गुना 14
बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 सते 14 सते 98 प्लस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11, 11 सते 77, रूट 2 गुना रूट 2 तो 77 दूना 184 माइनस 9 चौक 36, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 सते 14, 22 सते 154 तो 98 प्लस 30 128 कितना, मेरे ख्याल से 98 आता है क्या? कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे 154 होगा, सॉरी ये 154 तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिंपल कितना 98, ये 11 सते 77, रूट 2 गुना रूट 2 2 तो 77 दूना 154 ना। चलिए आगे देखिए का एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% धोखा देता है, यानी खरीदते समय भी 1% धोखा दिया, धोखा दे दिया, यानी कहने का मतलब हुआ अपने आप को 1% के लाभ पे रखा। बेचते समय भी 1% धोखा दिया, यानी बेचते समय भी अपने आप को 1% के लाभ पर रखा, यानी कि 2 लाभ का कंटिन्यू घटना घटा तो का उसका कुल लाभ कितना। तो ये भी फॉर्मूला सिंपल, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100 तो 1 प्लस 1 2, 1 बट्टा 100 यानी 0.01 यानी कि 2.01, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे ये दिया है 3 प्लस रूट 8 बट्टा 3 माइनस रूट 8 बराबर a प्लस बी रूट 8 तो का a का मान निकालना। देखे पहले तो बाएं साइड रेशनलाइज कीजिएगा तो ये नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करिएगा, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना, तो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8 तो 9 और 8 17 प्लस 2ab यानी 2 तिया 6 रूट 8 बट्टा में 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं लिखने या ना लिखने से, a प्लस बी रूट 8। अब यार दोनों साइड अगर आप कंपैरिजन करिएगा तो यहाँ रूट 8 का कोफिशिएंट b है, यहाँ रूट 8 का कोफिशिएंट 6 है, यानी कि b बराबर 6, इधर बच गया a और इधर 17 तो a बराबर 17। ओके, a का वैल्यू पता है, b पता है, पूछा क्या है a, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए का 40 लोग 24 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं, कहने का मतलब हुआ कि 40 लोगों के लिए टोटल 24 दिन का काम है। का 4 दिन के लिए एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि काम कुल 12 दिनों में पूरा किया जाना चाहिए। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित करना चाहिए। देखें यार का 40 लोगों के लिए 24 दिन का काम था, का 4 दिन काम करने के बाद सबने 4 दिन तक काम कर लिया, 24 दिन का काम था, 4 दिन तक सबने काम कर लिया, तो 40 लोगों के लिए रिमेनिंग वर्क बचा है कितने दिनों का, तो आप बोलेंगे सर 20 दिन का। 24 दिन का काम था, 4 दिन तक सबने किया, तो रिमेनिंग बचा है कितने दिनों का, 20 दिनों का। तो ये फर्स्ट डाटा से रिमेनिंग वर्क का मात्रा आ गया। अब कहा कि काम को कुल 12 दिनों में पूरा करना है, इसके लिए कितने आदमी को लगाना होगा। हमने माना x आदमी को लगा दिया, तो पहले से 40 आदमी थे, x आदमी और लगा दिया, तो अब हो गए 40 प्लस x। का कि टोटल काम, सेकेंड स्टेटमेंट में टोटल काम 12 दिन में फिनिश हुआ है, 4 दिन तक पहले हो गया, तो शेष बच रहा है कै दिन, 8 दिन, तो 8 दिन में बचा हुआ काम कर देगा। ये फर्स्ट डाटा से रिमेनिंग वर्क, ये सेकेंड डाटा से रिमेनिंग वर्क, दोनों रिमेनिंग वर्क है तो आपस में बराबर। 8 पचे 40, 20 पचे 100 बराबर 40 प्लस x, 40 इधर आके घटेगा तो x बराबर कितना 60, ऑप्शन नंबर ए। चलिए थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।